नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपको यह बताएंगे कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले ने किस तरह हमारे देश के नेताओं के राजनीतिक चरित्र को सबके सामने एक्सपोज कर दिया है। नेता अक्सर ये सोचते हैं कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और वो सब कुछ भूल जाती है, इसलिए उन्हें नैतिक भ्रष्टाचार करते हुए जरा सी भी हिचक नहीं होती। आजकल हमारे देश में कई नेता बैंक्स और एटीएम के बाहर लगी जनता को भड़काकर अपनी राजनीतिक नंबर अपने बनाना चाहते हैं, और वो भी तब जब ये नेता काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बड़ी बड़ी बातें अपने भाषणों में कर चुके हैं। ये ऐसे डिजाइनर नेता हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहे आंदोलन और आम आदमी की भावनाओं को सीढ़ी बनाकर सत्ता में आए थे, लेकिन चुनाव खत्म होने और सत्ता में आने के बाद ये लोग सब कुछ भूल गए और जनता के हितों की जड़ें काटने लगे। आज हम ऐसे नेताओं को मेमोरी पिल्स देंगे और उन्हें सच की चुभन महसूस करवाएंगे। हमने संसद के अंदर और संसद के बाहर तमाम नेताओं के आचरण को आज स्कैन किया है और हमारे सामने भारतीय राजनीति की एक काली तस्वीर उभर कर सामने आई है। इसे देखना और समझना देश के आम आदमी के लिए आज बहुत जरूरी है। इसके अलावा आज हम आपको जापान लेकर चलेंगे, जहां की एक सड़क पर जापान के शानदार सिस्टम का करिश्मा देखने को मिला है। जापान के एक शहर में 5 लेन की एक सड़क का हिस्सा जमीन में धंस गया था और वहां 50 फुट गहरा गड्ढा बन गया था, लेकिन वहां के सिस्टम ने सिर्फ 2 दिनों में इस गड्ढे को भर दिया और इस सिस्टम को और इस सड़क को पहले के मुकाबले 30 गुना ज्यादा मजबूत बना दिया। ये अपने आप में एक करिश्मा है और भारत में आप ये सपने में भी सोच नहीं सकते कि इतने बड़े गड्ढे वाली सड़क को सिर्फ 2 दिन में ठीक किया जा सकता है। भारत में सड़क का कोई हिस्सा खराब होने के बाद एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिस पर हिंदी में लिखा होता है, सावधान, आगे आदमी काम पर है। और फिर वो आदमी हफ्तों और महीनों तक काम पर ही रहते हैं, लेकिन सड़क कभी ठीक नहीं होती। भारत और जापान के बीच मौजूद इस फर्क ने ही आज हमें ये डीएनए टेस्ट करने की प्रेरणा दी है। और आपको ये जानकर आज खुशी होगी कि भारत में बने देश के सबसे बड़े ड्रोन रुस्तम 2 ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भर ली है। आप ये भी कह सकते हैं कि देश में बना सबसे बड़ा मानव रहित विमान रुस्तम 2 अपने पहले एग्जाम में अव्वल नंबरों से पास हुआ है। इसलिए आज रुस्तम 2 के बारे में आपको हर बात पता होनी चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। सरकार ने कहा है कि वो नोट बैन के फैसले से पीछे नहीं हटेगी। प्रधानमंत्री ने शाम को वित्त मंत्री अरुण जेटली और अधिकारियों के साथ नोट बैन की प्रक्रिया की समीक्षा की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को देशहित में सरकार के फैसले का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से अपील की कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते ये उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि देश निर्माण में सरकार का साथ दें। खेद है इस बात का कि कुछ राजनीतिक दल और कुछ राज्य सरकारें इसमें विघटन पैदा कर रही हैं। संसद में बहस करो, बहस हो चुकी है, अब जवाब की नौबत आई तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि उनकी तर्क और बहस में कोई दम नहीं था, इसलिए अब बहस को रोकने का प्रयास है। प्रधानमंत्री के चर्चा में शामिल होने की विपक्ष की मांग पर जेटली ने कहा कि इसका फैसला सरकार लेगी कि संसद में बहस का जवाब कौन देगा। अगर प्रधानमंत्री को जरूरी लगा तो वो बहस में जरूर शामिल होंगे। नोट बैन पर जनता को राहत देने के लिए आज सरकार की तरफ से कुछ नए ऐलान किए गए हैं। कल से 4.5 की जगह एक बार में 2000 रुपए तक के ही पुराने नोट बदले जा सकेंगे। अब शादी का कार्ड दिखाकर बैंक खाते से 2.5 लाख रुपए तक निकाले जा सकते हैं। दुल्हा दुल्हन और माँ बाप में से किसी एक को ये छूट मिलेगी। खाद और बीज के लिए किसान हर हफ्ते अपने खाते से 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। फसल बीमा की किश्त जमा करवाने के लिए समय सीमा 15 दिन और बढ़ा दी गई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी से रजिस्टर्ड व्यापारियों को हर हफ्ते 50,000 रुपए तक निकालने की छूट दी गई है। ग्रुप सी तक के केंद्रीय कर्मचारी 10,000 की सैलरी एडवांस निकाल सकते हैं। देश भर के नेशनल हाईवे पर 24 नवंबर तक टोल टैक्स नहीं लगेगा। This has been considered by the government and it has been decided that for marriage, for wedding ceremonies which are going on, up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account. Now naturally again these accounts will have to be KYC compliant accounts.
देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख चंदा कोचर ने उम्मीद जताई है कि नोट बैन के बाद अगले एक हफ्ते में हालात सामान्य हो जाएंगे। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करके हालात का जायजा लिया। आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर ने कहा कि देश भर में धीरे धीरे हालात नॉर्मल हो रहे हैं, भीड़ में कमी आई है, साथ ही एटीएम मशीनें भी तेजी से नए नोटों के हिसाब से सेट की जा रही हैं। एक तो ये है कि स्थिति धीरे धीरे करके नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। अगर आप क्यूज देखें जो ब्रांचेस में है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इनफैक्ट जो एक्सचेंज की क्यूज हैं वो तो ऑलरेडी कम हो रही हैं। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि सरकार 1000 रुपए का नोट नहीं लाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि निजी अस्पतालों को 500 और 1000 के पुराने नोट लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जेटली ने बताया कि आज से देश के 22,500 एटीएम ने काम करना शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने बैंकों में कुछ लेन देन के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य बना दिया है। अब बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में एक दिन में 50,000 या ज्यादा पैसा जमा कराने पर पैन कार्ड देना होगा। 50,000 या ज्यादा के बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और चेक पर भी पैन कार्ड अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा बैंक डिपॉजिट और ऐसे खातों के लिए भी पैन नंबर जरूरी किया गया है जो बेसिक या जनधन खाते नहीं है। इसके अलावा निर्देश दिए गए हैं कि बचत खातों में 2.5 लाख से ज्यादा और करंट अकाउंट में 12 लाख से ज्यादा जमा कराने वालों की जानकारी आयकर विभाग को दी जाए। नोट बैन के मुद्दे पर आज संसद में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पर खूब हंगामा हुआ। आजाद ने नोट बैन के फैसले की तुलना उरी हमले से की। आजाद ने कहा कि सरकार के नोट पाबंदी के फैसले से उरी हमले में शहीद हुए जवानों से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। उरी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। आजाद के बयान का बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस नेता को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये देश के साथ अपमान करना है और पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान को अपना कैंपेन में यूज करने के लिए एक मौका दिया है। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगा। विपक्ष की मांग थी कि नोट बैन पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सदन में मौजूद रहें। विपक्ष की मांग एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की भी है। हंगामे के चलते 12:30 बजे लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। नोट बैन पर सरकार का विरोध कर रही शिवसेना के रुख में नरमी आई है। इस मुद्दे पर नाराज शिवसेना को मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बात की, जिसके बाद उद्धव ने कहा वो काले धन के खिलाफ लड़ाई में केंद्र के साथ है। सरकार को लोगों की परेशानी दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। काळ्या पैशाविरुद्धची लढाई, भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई आणि नकली नोटाविरुद्धची लढाई, या लढाईमध्ये आम्ही सरकारसोबत आहोतच। कल ही शिवसेना ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन तक निकाले गए मार्च में हिस्सा लिया था। इस मार्च में आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हिस्सा लिया था। दिल्ली के आजादपुर में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि दोनों ही नेता नोट बैन पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जनता ने कहा कि दिक्कत के बावजूद वो मोदी सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। केजरीवाल किसी भी काम का नहीं है, गरीब आदमी है। प्रशासन जो है, एक मिनट, प्रशासन ये जो हमें 4 घंटे 6 घंटे भाई साहब लाइन में लगने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं है। मोदी जी हमारे देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लोगों के जबरदस्त विरोध के बावजूद केजरीवाल ममता ने आजादपुर में रैली की। ममता बनर्जी ने सरकार को नोट बैन का फैसला वापस लेने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। 3 दिन का अंदर अगर वापस कर ले ठीक है, प्लानिंग कर लो ठीक है, ये हाल निकालो तो ठीक नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो प्लीज रियलाइज हम लोग भी जिंदा है, हम लोग इसको छोड़ने वाला नहीं है। रैली के बाद दोनों नेताओं ने दिल्ली में रिजर्व बैंक के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। यहाँ भी उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने आज शाम जम्मू के पल्लनवाला में फिर सीज फायर तोड़ा, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर तोड़ने की घटनाओं पर आज भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बुलाकर विरोध जताया। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान 9 से 15 नवंबर तक 12 बार सीज फायर तोड़ चुका है।
इस दौरान पाकिस्तानी चौकियों के पास से घुसपैठ की 18 घटनाएं हुई हैं। The Ministry of External Affairs called in a senior official of the Pakistan High Commission yesterday, that is November 16, and made a démarche on the continued violation of ceasefire along the line of control. SYL नहर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अमरिंदर सिंह की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस के विधायक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि SYL पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हुआ तो दक्षिणी पंजाब की 10 लाख एकड़ खेती बर्बाद हो जाएगी। जो हमारे 10 लाख एकड़ मालवा के हैं, साउथ मालवा के, अगर ये जो फैसला हुआ है वो लागू होएगा कि 10 लाख एकर्स एंड about 6 लाख families will go without water. इसी मुद्दे पर हरियाणा में सभी दलों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। हरियाणा की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जल्द लागू कराया जाए। काले धन और हवाला कारोबार के आरोपी मीट कारोबारी मोइन कुरैशी मामले की जांच में सीबीआई के 2 पूर्व निदेशक भी शक के दायरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा और एपी सिंह पर मोइन की मदद का शक है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई इस मामले में कानूनी सलाह ले रही है। आयकर विभाग पहले ही मोइन पर काले धन के नए और सख्त कानून के तहत केस दर्ज कर चुका है। मोइन कुरैशी एयरपोर्ट के अधिकारियों को चकमा देकर विदेश भाग निकला था। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। डॉक्टर चंद्रा ने ये केस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दायर किया है। काले धन के मामले में अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि काला धन गरीबों के पास है या कुछ इन लोगों के पास है, जिसमें इन्होंने सुभाष चंद्रा जी का भी नाम लिया। तो इस बात से आहत होकर सुभाष चंद्रा जी ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में क्रिमिनल डेफेमेशन की कंप्लेंट फाइल की है। इसके अंदर जो अब आपके फाइल किया है उस पर सुनवाई कब होगी? ये कल दोपहर को 2 बजे या परसों दोपहर को 2 बजे सुनवाई के लिए आ जाएगा। डॉक्टर चंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि किसी भी चीज की सीमा होती है। वह दिन दूर नहीं जब पूरी दिल्ली अपने मुख्यमंत्री पर न्यायालय में केस दर्ज कराएगी। हर किसी पर निशाना साधना और आरोप लगाना आजकल राजनीति करने का तरीका हो गया है। पर क्या किसी नागरिक को इस तरह से परेशान करना एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? आपराधिक मानहानि का आरोप साबित होने पर केजरीवाल को 2 साल तक की सजा हो सकती है।